बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिदा इमरान और पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 सहर। मैं हूँ रिदा इमरान। फिर से बता रही हूँ कि लाइन मुझे याद हुई है 0514102251 हमारा नंबर है। इस पर आप कॉल कर सकते हैं जब भी प्रोग्राम में शामिल होना हो। मकसद ये है कि हम कोशिश करते हैं कि हर दिन का आगाज़ हमारी तरफ से ज़रा अच्छा हो जाए, एक पहला कदम हम उठा लें ताकि वो यादें, वो खूबसूरत बातें और वो मुस्कुराहटें आपके चेहरे पे सारा दिन रहें और दिन अच्छे से गुजर जाए। आजकल जो हालात चल रहे हैं और बहैसियत कौम या मुसलमान होने के नाते हम जो मिसालें कायम कर रहे हैं, जिन वाक़यात से हम गुजर रहे हैं, तो ज़रा मुस्कुराहटें बिखेरना, पॉजिटिव रहना बड़ी मुश्किल सी बात है। अभी परसों का वाक़या है कि बहुत हाईलाइट हुआ और शुक्र है कि बात ज़्यादा बड़ी नहीं और एक जान जो है वो गंवाई जा सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको भी बचा लिया। लेकिन कम इल्मी की वजह से, और क्या कहते हैं इसको, जहालत ही कहूँगी मैं, कि हम जिस दीन को फॉलो करते हैं, जिनका नाम लेके हम अपने दिन का आगाज़ करते हैं, अगर हम उनकी तालीमात को देखें, अगर हम उनकी ज़िंदगी को देखें, तो कहीं पर भी आपको वायलेंस या कहीं पर भी आपको अदम बर्दाश्त नज़र नहीं आएगा। लेकिन हुआ ये कि एक खातून इचरा शॉपिंग करने के लिए गई और उन्होंने जो गाउन पहना हुआ था उसके ऊपर हलवा लिखा हुआ था अरबी में। आप जानते हैं कि उर्दू के अंदर फ़ारसी अल्फाज भी हैं, अरबी अल्फाज भी हैं। तो उन्होंने वो गाउन पहना हुआ था, तो लोग समझे कि ये कुरानी आयात लिखी हुई हैं और यहाँ पे कुरान की बेहुरमती हुई है। और यकीन जानिए कि आनन फानन कुछ ही देर में एक हजूम इकट्ठा हो गया जो उस खातून को ना सिर्फ हरास कर रहे थे बल्कि धमकियां दे रहे थे, मारने का भी कह रहे थे। बट यहाँ पे मैं दाद देना चाहूँगी ASP शहर बानो नकवी को, जिन्होंने आगे बढ़ के इस तमाम सिचुएशन को संभाला और उस खातून को बचा के वो ले गई। बाद में मामला रफ़ा दफ़ा हो गया, लेकिन खुदा न खास्ता ऐसे बहुत से वाक़यात पहले भी हो चुके हैं कि हमें पता नहीं होता कि हम क्या बात करें और हम दीन के नाम पर ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि हमारे दीन का हिस्सा है ही नहीं। इस्लाम दीन फितरत है जिसमें प्यार की बात है, बर्दाश्त की बात है और अमन की बात की जाती है, और हम इसके मानने वाले हैं। इस हवाले से हमें बहुत सी बर्दाश्त होनी चाहिए, हमें बहुत सब्र होना चाहिए। तो बिना तहकीक के बात को आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ा गुनाह है। हम शायद झूठ बोलना, रिश्वत देना इसी को गुनाह समझते हैं, लेकिन किसी का दिल दुखाना और बिना तहकीक के आगे बात को बढ़ा देना, अफवाह बनाना, किसी की ज़ात पे उंगली उठाना, ये बहुत बड़े गुनाहों में शामिल है। तो कल ये हुआ कि उस खातून की जान तो बच गई, लेकिन हमारे माशरे का एक बहुत ही गंदा सा चेहरा फिर से सामने आ गया। फिर से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत से वाक़यात पहले भी हो चुके हैं, इस पर ना सिर्फ जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो इस अदम बर्दाश्त का जो है वो शिकार हुए। बड़े अफसोस की बात है, अगर इन लोगों को कुरान पाक की पहचान होती, अरबी ज़ुबान की पहचान होती, तो कभी भी इतना बड़ा कदम ना उठाते। अफसोस की बात तो ये भी है, या शायद अक्लमंदी की बात कह लें, कि उस खातून ने जिन्होंने वो गाउन पहना था उन्होंने माफ़ी मांग ली कि गलती से ऐसा हो गया। लेकिन माफ़ी उन लोगों को मांगनी चाहिए जिन्होंने उस खातून को हरास किया, इतना जलील किया, इतनी उसकी बेइज्जती की कि वो कमरे में एक दुकान के अंदर शटर डाल के उसको बंद करके बचाना पड़ा, अदरवाइज़ उसकी जान जा सकती थी। तो वो तमाम लोग जो शायद इस चीज़ के ठेकेदार बनते हैं कि जी हमने आगे बढ़ के दीन की बात करनी है, अगर आपके पास दरख्वास्त है कि वो नॉलेज नहीं है, नहीं जानते आप दीन के बारे में, तो आगे बढ़ के ठेकेदार ना बने, उनके पास ज़रूर जाएं। बल्कि यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी उन तमाम उलमा कराम का जिन्होंने आगे बढ़ के इस मामले को ठंडा किया और कहा कि नहीं, ये कुरानी आयात नहीं है, ये सिर्फ हलवा लिखा गया था और बस बात को इतना बढ़ा दिया गया। आइंदा भी अगर कभी ऐसा हो कि आप कोई ऐसी शख्सियत देख लें, कोई ऐसा वाक़या आपके सामने आ जाए, तो आगे बढ़ के जिसे कहते हैं ना कि बात को बढ़ाएं नहीं बल्कि उसे ठंडा करने की कोशिश करें, रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश करें। किसी भी सूरत में एक इंसान के पास ये हक़ नहीं है कि वो दूसरे इंसान की जान ले। मुसलमान होने के नाते हमारे किरदार से, हमारी ज़ुबान से, हमारे अखलाक से और हमारे हाथ से किसी को भी नुकसान पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली मैं सीरियस बात शो के आगाज़ में नहीं करती, लेकिन क्या करें, मेरा दिल बहुत दुखा हुआ था कि, और शुक्र भी अदा किया मैंने कि उस लड़की की जान बच गई और आइंदा अल्लाह करे कि ऐसे कोई वाक़यात ना हो। तो जनाब ये एक टोटका बताया है मैंने ज़िंदगी में अमन लाने के लिए, खुशियाँ लाने के लिए, कि हम किस तरह से बिना तहकीक के बात को ना बढ़ाएं। दूसरों पर तनकीद करने की बजाय अगर अपने आप को हम ठीक कर लें तो आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ ठीक हो जाएगा। चले जी, ऐसा करते हैं कि आज के दिन हम आपको लिए कोशिश करते हैं कि या तो कोई हुनर सिखा दें या फिर आपको कोई टोटका बता दें। आइए, इससे पहले कि मेहमान हम आपके सामने लेकर आएँ, आपको मिलाएं, मैं आपको दिखा रही हूँ टोटके। अच्छा जी
अब मौसम बदल रहा है और जिनकी स्किन ड्राई है हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाए, और जिनकी ऑयली है वो तो बस अल्लाह की पनाह ही है, क्योंकि बहुत स्किन ख़राब हो जाती है। इसके लिए हमें चाहिए 3 चीज़ें। एक है जी ये गुलमोहर जो फूल होता है उसका पाउडर है, मैं अक्सर इसको यूज़ करती हूँ, हिबिस्कस भी इसको कहते हैं हम। ये देख लीजिए, ये पाउडर फॉर्म में होता है, ब्राउन से कलर का, ठीक है जी। ये हमने लेना है, ये मैं आपको फेस मास्क बता रही हूँ अगर आपकी स्किन ऑयली है तो, तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है। ये मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ इसके ऊपर ये है जी, ठीक है। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी क्योंकि मेरे एक्ने का मसला भी होता है और ये मैंने अपने बेटे के लिए बनाया, उसको भी दाने निकलते हैं। उसके अंदर मैंने 2 चुटकी मतलब 1 टेबल स्पून के अंदर मैंने 2 चुटकी डाली थी हल्दी, कि हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, वो भी मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच अंदाजे से। अच्छा जी, और ये है जी मेरे पास अरके गुलाम जो इस बोतल में डाल के मैं लेकर आई हूँ, वो मैंने डाला इसके अंदर, और फिर हमने इसका बना लेना है पेस्ट। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है, ये जो पेस्ट इसके अंदर मैंने डाला है गुलमोहर का पाउडर, मुल्तानी मिट्टी हल्दी वाले और इसकी हल्दी वाली, और इसके अलावा अरके गुलाब। ये बहुत बेहतरीन है, ये फेस पैक बनता है। सुबह सुबह जब उठें तो आपके नाक के इर्द गिर्द या मुंह के इर्द गिर्द जो है ये टी जोन में स्पेशली ऑयल बहुत सारा आ जाता है, तो आप ये पूरे चेहरे पर लगा लें, और टी जोन पे जहाँ ऑयल ज़्यादा है उस पर डबल आप लेप कर लें, डबल लेयर लगा लें, तो काफ़ी हद तक आपका ऑयल कंट्रोल हो जाएगा। ऑयल को ख़त्म नहीं करना, बिकॉज जिनकी ऑयली स्किन होती है उनकी स्किन देर तक जो है वो रिंकल फ्री रहती है, कोई झुर्रियाँ नहीं आती, कोई जिसे कहते हैं बुढ़ापे के आसार नहीं है, तो थोड़ा सा ऑयल बर्दाश्त कर ले और अब तक स्किन जो है आपकी जवान जवान रहे। अच्छा, इन तीनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है, और फिर आजकल लेप आप या तो अर्ली मॉर्निंग लगा लें, या अगर सोने से पहले भी लगाएंगे तो ओवरनाइट जो है ये इफेक्ट करेगा, काम करेगा, और आपकी स्किन जो है वो ऑयल उसका कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया 1 अदद टोटका, इसको मैं साथ साथ संभाल लेती हूँ। अब हम आते हैं ड्राई स्किन की तरफ, ड्राई हेयर की तरफ। ये कुछ ऑयल हैं जो मैं रखती हूँ अपने पास हमेशा से, अगर मौका मिल जाए तो इंडिविजुअली भी आप लगा सकते हैं, सेपरेटली लगा लें, या आप कॉम्बिनेशन बना के भी लगा सकते हैं। ये उन बालों के लिए है जिनका स्कैल्प तो ऑयली होता है, लेकिन जो एंड्स होते हैं, जैसे कि ये एंड्स हैं, वो ड्राई हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपने क्या करना है, ये है जी कैस्टर ऑयल। ये लेना है अपने बालों की लेंथ के मुताबिक, तकरीबन मेरे बाल क्योंकि शॉर्ट लेंथ के हैं तो मैं 2 टेबलस्पून ले ली। ये बहुत गाढ़ा होता है और इसको सर से निकालने के लिए आपको बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती है, तो जब भाई नो पेन नो गेन, ये आपने ले लिए 2 टेबलस्पून भर के। इसके अंदर आपने डालना है विटामिन ई के कैप्सूल। ठहरे, ये जो होता है ये आपस में जुड़ जाते हैं, तकरीबन आप 2 से 3 ले लें, बहुत है। ये एम्प्यूल से होते हैं, ये कैप्सूल कह लें। इस तरह से इसको हम पंक्चर करके निकाल लेंगे, तो ये 2 बहुत है मेरे लेंथ के बालों के लिए। देखिए, इसको हमने पंक्चर करेंगे और निकाल के कैस्टर ऑयल में हम ऐड कर देंगे। अच्छा, तीसरी चीज़ जो बालों के लिए बहुत बेहतरीन है, अगर आपको ख़वातीन को थोड़ा सा अगर इंटरनल को प्रॉब्लम है, हार्मोन्स वगैरह का, तो आप पम्पकिन सीड खाती होंगी। सीड पूरा साइकिल होता है जो कि हम खाते हैं। दवाइयों से बेहतरीन है कि आप ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आ जाएं, नेचुरल चीज़ों की तरफ। अगर आपके बाल ड्राई हैं जैसे कि मैंने कहा, तो आपने कैस्टर ऑयल के अंदर 2 से 3 आपने विटामिन ई के कैप्सूल डालने हैं, जो कि मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। और 1 टेबलस्पून भर के आपने, ये है जी पम्पकिन ऑयल, कद्दू का तेल। ऐसी कोई खुशबू वगैरह नहीं होती है नॉर्मली, ज़रा लोग, हाँ नहीं होती, मैं कंफर्म कर लूँगी, वाकई तो नहीं होती है वो आपने डाल दिया इसके अंदर 1 चम्मच भर के, और ये आपने बालों की एंड्स पे, स्कैल्प पे नहीं लगाना, सिर्फ बालों के एंड्स पे लगा के आपने इसको कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दें, और सर अपना आप रैप कर लें। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आपकी जो स्कैल्प है, जो सर की स्किन है, वो तो हो जाती है ऑयली, लेकिन एंड्स ड्राई रह जाते हैं। तो स्पेशली आपने उन बालों को ट्रीट करना है जो कि ड्राई हो गए हैं, जैसे कि बालों के एंड्स। अच्छा, ये आपने बालों के एंड में लगा के आपने प्लास्टिक रैप के साथ सर को बांध लें, ताकि जितना भी मॉइस्चर है, जो पसीना आए या इसका अपना जो मॉइस्चर है, वो आपके बालों के अंदर ही लॉक हो जाए, और आपके बालों का जो मॉइस्चर है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाए। ये हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा करें, तो ये इंशाल्लाह 1.5 महीने में आपके बालों का जो मॉइस्चर है वो किसी हद तक वापस आ जाएगा। जिस तरह से हम लोग हॉट टूल्स यूज़ करते हैं और इसके अलावा डाई करते हैं, केमिकल्स लगाते हैं, तो 4 बाल बच जाए ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इन 4 बालों को बचा के रखने के लिए ज़रूरी है कि आप ऑयलिंग करें, प्रोटीन मास्क वगैरह लगाएं, वो मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगी। लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि इन 2 ऑयल, इसके अंदर कैस्टर ऑयल है
और पम्पकिन ऑयल है, इनको मिला के ये हम वज़न ले लें या जितना मैंने बताया उतना ले लें। उसके अंदर आप 2 से 3 एम्प्यूल्स आप डाल दें विटामिन ई के, तो ये आपके ड्राई बालों को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेगा। लेकिन एक वक्त में कुछ नहीं होगा, 3 से 4 दफ़ा करेंगे तो फिर इसका असर आना शुरू हो जाएगा। ये टोटके आपने करने हैं और मुझे उम्मीद है कि तमाम चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए, चाहे वो मुल्तानी मिट्टी हो, चाहे वो गुलमोहर, ये ज़रा मिलना मुश्किल है लेकिन आप ऑनलाइन इसको मंगवा सकते हैं। 250 रुपये का ये पूरा आपको जार मिल जाएगा। ये तमाम चीज़ें आपके पास होंगी, नहीं है तो ये मंगवा लें, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। इवन ये आपके जो इसमें कैस्टर ऑयल है, ये आपकी फटी हुई एड़ियों के लिए बहुत बेहतरीन है। आपकी आईब्रोज़ और आईलैश अगर हल्की है तो उनको लगाएंगे, वो बड़ा घना करती हैं, आजमाई हुई चीज़ है ये भी। तो आज के लिए इतने टोटके काफ़ी हैं, काफ़ी बातें होंगी। थोड़ा सा म्यूज़िक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेहमान हमारे आ चुके हैं, उनसे मिलाएंगे, हमारे साथ रहिए। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं K2 शहर और कोशिश मेरी होगी कि हमेशा की तरह से आपको ऐसे मेहमानों से मिलाऊं जिनसे कुछ मोटिवेशन मिले, कोई बात करने का भी मज़ा आए। पहले तो शुक्रिया जो कल मेहमान आए, आपने उनको बहुत पसंद किया। आज मैं आपको एक ऐसी भूली भटकी मेहमान से मिलाई जो बड़ी ईद पर आई थी, उसके बाद अपने क्लाउड किचन में गायब हो गई। होम शेफ़ है, ज़बरदस्त काम कर रही हैं घर से, और क्या क्या प्लान कर रही हैं, क्या क्या बना रही हैं, वो हमें बताएंगी ज़ीनत इमरान। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम ज़ीज़ किचन। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत से? ये बैग में क्या रखा हुआ जो साथ साथ फिर रहा है बैग? ये कुछ भी नहीं, ज़रूरी सामान है। ज़रूरी सामान है? कमेटी शमेटी तो नहीं किसी बता नहीं सकती हूँ इसके बाद दिखाऊंगी। इसके बाद दिखाएंगे, बिल्कुल जनाब। अच्छा, मुझे लगता है कि किसी भी माशरे की तरक्की के लिए तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। अब तालीम अच्छी है या बुरी है, शऊर कैसा है, ये तो जो एक्सपर्ट है वही बता सकते हैं। लेकिन सबीन नाज एक ऐसा चैलेंज लेके आई हैं इस माशरे के लिए कि ऐसे चैलेंज्ड बच्चों को, चैलेंज तो खैर मैं नहीं कहूँगी, टेलेक्सिया क्या है और इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, स्पेशली एबल्ड हम इन लोगों को बोलेंगे। लेकिन जो नाम मुझे ज़बीन ने बताए तो वो तो ऐसे बड़े बड़े नाम हैं कि किस तरह से भी वो लगता ही नहीं कि मेरे को डिसेबिलिटी है। तो आइए आपको मिलाते हैं एक ऐसी खातून से जो बहुत बाहिम्मत है और बहुत पुरुमीद भी हैं, सबीन नाज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम जी, दोनों को खुशामदीद कहेंगे K2 शहर में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। तो मैं मिली थी आपसे ICG में, मैम खान के साथ गपशप चल रही थी आपकी। मेरा रिलीज ना कीजिएगा प्लीज। नहीं, वीडियो ये ऑफ रिकॉर्ड रहने दीजिए। ऑनर बोल रही, ऑफ रिकॉर्ड रहने दे। अच्छा सबीन, आप करी हैं काम, वैसे तो आपका ताल्लुक एजुकेशन की दुनिया से है जी, मगर आपने सोचा टेलेक्सिया के ऊपर भी काम किया जाए जी। वो ख्याल कैसे आया? और पर पता है क्या चीज़ है? डिस्लेक्सिया इज एक्चुअली है लर्निंग, जिन बच्चों को पढ़ने लिखने में दुश्वारी होती है उसे डिस्लेक्सिया कहते हैं। ठीक है। तो अब बहुत से आपने पेरेंट्स को देखा होगा, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ तो सकते हैं, जब सुनो तो बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन लिखने को तो लिख नहीं पाते। कुछ माएँ कहती हैं कि लिखने में लिखने के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब पढ़ने की बारी आए तो वो पढ़ नहीं पाते। इसी तरह कुछ बच्चे माएँ कहती हैं हमारे बच्चे मैथ्स में बहुत कमज़ोर हैं, उनको कुछ भी कर लो मैथ्स नहीं आता। ये सब चीज़ें जो हैं, इसी तरह से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टाइम की समझ नहीं आती, वो क्लॉक नहीं पढ़ पाते, डायरेक्शंस का नहीं पता चलता कि ये सीधा हाथ है, ये उल्टा हाथ है, हमने सीधे दाहिनी तरफ जाना है या उल्टी तरफ जाना है। ये इस तरह से बॉल फेंकें तो वो फौरी तौर पे उसको पकड़ नहीं पाएंगे। ये भी इसी की एक है। और अभी जो एक रीसेंट टर्म है जिसे हम ADHD कहते हैं, हाइपर हो जाना, ये भी इसकी डिस्लेक्सिया की अम्ब्रेला में आता है। मुझे किस्में नजर आ रही हैं अपने अंदर। सीरियसली यू नेवर नो। नहीं यू नेवर नो किसी को भी। देखिए, ये आपके आज इस चैनल से ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जो ये मैं कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें एज अ नॉर्म इस्तेमाल करनी शुरू कर दी हैं। जैसे हम लोग बहुत आराम से कह देते हैं कि हमें एंजाइटी हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, या ये तो ADHD हो गया है, मुझे तो लगता है मुझे ADHD। लेकिन प्लीज़ इन चीज़ों को हम लोग इस तरह लेबल नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत मेंटल हेल्थ में बहुत बड़ी टर्म है। कहने को एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। जिन लोगों को ये हैं मसाइल, तो उनसे पूछें कि ये कितनी डेंजरस बीमारियां हैं। बीमारियां तो नहीं, लेकिन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो इसलिए ये भी हमें नहीं इस तरह से हर एक बात में कह देना चाहिए कि ये मेरा बच्चा तो बहुत हाइपर हो गया है। हाइपर इज़ ऑल्सो अ बिग टर्म इन साइकोलॉजिकल टर्म्स। हमें उसकी डेप्थ का अंदाज़ा नहीं है कि हम कह क्या रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये आज आपके मैंने ये बहुत बड़ा मैसेज है एक्चुअली कि हम लोग प्लीज़ इस तरह से लोगों को लेबल करना छोड़ें, बल्कि हम खुद अपने बच्चों को भी लेबल कर रहे होते हैं विदाउट नोइंग कि इसका इफ़ेक्ट जो है वो कितना इंटेंस भी हो सकता है। बहुत प्यारी बातें करती हैं।
हाय, थैंक यू। हाँ, आप टीचर भी रही हैं ना? जी। अभी भी है टीचर, आप पढ़ा रही हैं? ट्रेनर हूँ मैं। ट्रेनर है, बहुत ज़रूरी है कि उस्ताद का इतना सॉफ्ट बात करना, खौफज़दा ना करना अपने बच्चों को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ज़ीनत, आपने कहाँ से मतलब कुकिंग के बारे में बात करते हैं कि आपने कहाँ से सीखा? बाकायदा यू आर क्वालिफाइड शेफ। मैं जो हूँ बेसिकली मैंने BS फिजिक्स की, ठीक है, उसके बाद मैंने नैनो मटेरियल इंजीनियरिंग की। कहीं पे नहीं पता चल रहा था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी, बट वो ये होता है ना, आपका इंटरेस्ट लेवल होता है, ठीक है। तो मेरा इंटरेस्ट, क्योंकि मेरी अम्मी ने भी जो है आर्ट काउंसिल से किया हुआ है कोर्स, बेकिंग कोर्स किया हुआ, तो बस उन्हीं अम्मा की मैं बेटी हूँ, तो बस फिर सारी बात है, और हूँ भी बड़ी बेटी, तो आपको पता है वो सारे आदात अंदर आते हैं। बिल्कुल सही। तो अब बेसिकली मैंने स्टार्ट वहाँ से लिया, अम्मी की उससे मैंने फ़ायदा उठाया बेकिंग कोर्स से। उसके साथ मैंने एक मिनी कोर्स किया आर्ट काउंसिल से ही किया, क्योंकि ताकि और इन्हांस हो जाए ना। अब इसके अलावा मेरा दिल तो करता है मैं फॉन्डन केक्स की तरफ आऊँ, दोबारा से कोर्स करूँ, बट दैट्स एन डिफरेंट फील्ड, ठीक है। अगर मैं फॉन्डन केक्स की तरफ आ जाऊँगी, मैं पूरे दिन एक ही केक बनाती रहूँगी, मुझे बहुत हेक्टिक, बहुत टाइम लगता है उसमें। बहुत टाइम लगता है, टाइम से ज़्यादा मेस बड़ा हो जाता है किचन में, ठीक है। सो उसके डिफरेंट कलर्स के लिए आपको डिफरेंट फॉन्डेंट्स बनानी है, लॉट ऑफ प्रोसीजर। सो वो अभी मैंने ज़रा साइड पर रखा। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी बेकरी चल रही है, बहुत अच्छा मेरा किचन चल रहा है। जो काम है बेकरी में ही करती हैं, जो आपका क्लाउड किचन है? जी जी, क्लाउड किचन में, जी जी। तो जो घर से काम करी होती हैं उनसे हम क्लाउड किचन में बोलेंगे, मतलब जो एग्जैक्टली जो घर कुकिंग से का काम करी होती है, उनका बेसिकली जो है वो घर में ही सारा सिस्टम होता है। आपकी एक आउटलेट नहीं होती उनकी, समझ रहे हैं ना, ऑर्डर्स पे करते हैं जी, एग्जैक्टली। अच्छा, सही सही। तो कितना अर्सा हो गया आपको करते हुए? मुझे माशाल्लाह 7 इयर्स हो गए हैं। 7 इयर्स हो गए? हाँ जी, हाँ जी। तो कुकिंग भी कर रही है कि बेकिंग? कुकिंग भी करी, कुकिंग भी बेकिंग भी। अब ये होता है ना कि मतलब जिनके घर दावत वगैरह होगी, उन्होंने कोई बनवाना है, बेकिंग और हाई टी के आइटम्स होते हैं, उसमें कुकिंग भी आपकी वो एशियन डिशेस भी आ जाती हैं, उसके अलावा आपकी वो भी आ जाती है, बेकरी भी आ जाती है। तो वो सारा हाई टी का एक ही बंदी से मेरे से ऑर्डर करते हैं, तो फिर वो सारा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, बहुत अच्छा। खुद भी मैं कहूँगी आई डू प्रेफर माई क्वालिटी एंड क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। उस पर कभी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, चाहे थोड़ा मार्जिन मुझे कम भी आ रहा होगा, प्रॉफिट मार्जिन कम भी, बट मैंने अपनी क्वालिटी क्वांटिटी को मैंने अपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। बिल्कुल सही। तो ये मेन थिंग है। आपने अगर अपना बिजनेस चलाना है, कई जगहों पे आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, कई जगहों पे आपको बहुत कम हो रहा है, लेकिन आपका नाम बन रहा होता है। बिल्कुल सही है। सो आई प्रेफर ये सब होता है। सभी आप भी एग्री करेंगे कि जो खवातीन काम करती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप्स को करती हैं, तो उनको होता है कि प्रॉफिट कितना आएगा। हालांकि शुरू में तो अगर आप ब्रेक इवन पर भी चल रहे हैं, आपका नाम बन रहा है, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। बहुत सारी चीज़ें इसमें, क्योंकि हम लोग एक इदारा भी रन करते हैं जिसमें तो उसमें हमने ये रिपीटेड विद पैसेज ऑफ 25 इयर्स ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस के साथ हमने ये सीखा कि हमारे यहाँ दो मसाइल औरतों के बहुत हैं। एक तो सबसे पहले कि फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, वो अपने आप को रजिस्टर नहीं कराते कि टैक्स बचा रहे हैं, हाँ, जी, और फिर उसके बाद वो अपने फाइनेंशियल बजट को अलाइन नहीं करते। अब जैसे ये घर से कर रही हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये अपनी कोई इन्होंने सैलरी नहीं रखी हुई होगी। आपकी सैलरी है कोई आपके खुद के लिए? उसके लिए क्या सैलरी चाहिए? वो बताएंगे। गलत जगह छेड़ दी है, सैलरी है, गलत जगह बात छेड़ दी। लेकिन अब मैंने यही किया, मैंने रजिस्टर करवाया, मैंने अपना अलग अकाउंट बनाया कि जो मेरा बेकरी का जो आ रहा है सारा एक्सपेंस जो भी मुझे आ रहा है वो मैं अलग अकाउंट में डालूं। मुझे पता है, अब मैं सारा नोट डाउन कर रही हूँ कि मेरा कितना प्रॉफिट निकला है, मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, और तनख्वाह भी रखो अपनी। जी, जो आपके देखिए बताइए, आपकी सैलरी की जरूरत आपने खुद अपने लिए निकालनी है ना। देखिए आपके एक्सपेंसेस हैं, ये आपकी अपनी सैलरी, फिर आपके जो आप बिजली यूज़ कर रही हैं, आप अपनी गैस यूज़ कर रही हैं, आप अपनी एनर्जी लगा रही हैं, अपनी आप पर्सनल सर्विस दे रही हैं, ये आपकी सारी सर्विसेज हैं जो आपके घर से आप फॉर फ्री ले रही हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, बट एक्चुअली इट ऑल्सो हैज़ अ कॉस्ट। आप नहीं पे कर रही हैं, आपके वालिद कर रहे होंगे, आपके हस्बैंड कर रहे होंगे, कोई ना कोई तो इज पेइंग फॉर दैट। एग्जैक्टली। सो यू हैव टू, आपको ये काउंट करना है अपने फाइनेंशियल्स में कि आपका ये बजट में शामिल होना चाहिए, और इसकी वजह से जो है वो औरतें काफ़ी मसाइल का शिकार होती हैं। फिर अब इसमें क्या होता है, एक और बात ये कि शुरू में आपने इस्टेब्लिश कर लिया, आपका ब्रांड भी चलना शुरू हो गया, फिर जब आपकी डिमांड एंड सप्लाई वहाँ जाके फंस जाती हैं। अब जब आपके ऑर्डर्स आना शुरू हुए तेज़ी तो फिर वहाँ पर वो आपसे प्रोडक्शन नहीं हो रही है, और आप उस तरह से अपने क्लाइंट्स को फुलफिल नहीं कर पाते। तो यहाँ पे भी फिर जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप है वो ठप हो जाती है। फाइनली आहिस्ता आहिस्ता सब लोग जो हैं वो फिल्टर होने लगते हैं, जो कि ऐसे ऐसे खत्म हो जाते हैं। हाँ, ऐसे, क्योंकि वो वर्कलोड मैनेज नहीं कर सकते ना। तो आपको ये नहीं कि आप अकेला हर जगह पे चला लोगे, आप लोगों को एक टीम चाहिए अपने नीचे। कभी भी अल्लाह की ही ज़ात है जो कंप्लीट है, बंदा कंप्लीट नहीं है, उसको अपने नीचे टीम चाहिए, और टीम मैनेज करना भी इज अ बिग टास्क। ठीक है, उन लोगों को, नीचे वालों को ट्रेन करना, जाहिर बात है 100% आप जैसा कोई भी नहीं होगा जो, लेकिन आप सिखाओगे तो वो सीखेंगे। और थोड़े से प्रॉस एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं।
आप जैसा वो 100% नहीं परफॉर्म करेगा, टाइम उसे लगेगा लेकिन वो करने लग जाएगा। बिल्कुल सही, इस तरह आपको बिल्कुल टीम सही। बनानी पड़ेगी ताकि आपके पास वर्कलोड मैनेज हो अरे जाए। दूसरी बात है कि जो टीम बनाए वो सब काम आपको भी आने चाहिए। ये तो है, ये लोग हाथ ये तो दिखा है। के चला जाए, होता आपको है ऐसा ही आएंगे है। तो आपको सिखाएंगे। अच्छा, आपको। इसमें एक और बात भी है, देखिए यही फ़र्क है, आज तक हम लोग ये समझ नहीं सके कि लीडरशिप और एंटरप्रेन्योर में क्या फ़र्क है। यही फ़र्क है। लीडरशिप जो है वो सिर्फ लीड करता है, आपको लेके चलता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अबाउट लीडिंग एंड ट्रेनिंग। जब एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं, आप कहते हैं कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, तो उसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ अपना स्टार्टअप नहीं किया, आपने अपने साथ नीचे टीम डेवलप की, हाँ, उनको भी ट्रेन किया, exactly, और उनको आपने एक मकाम पे आप इस बात के लिए तैयार रहें कि 3 से 4 साल बाद वो अपना स्टार्टअप कर सकेंगे। एंड यू कीप ऑन मेकिंग योर टीम, बिल्डिंग अप योर टीम ऑन रिपीटेड टाइम। अगर स्टार्टअप है उस हवाले से भी तो बताएं ना। जी, मेरा जो स्टार्टअप है वो मैंने होम रेनोवेशंस और कंस्ट्रक्शन पे शुरू किया, जिसमें हम सारी इस तरह की सर्विसेज देते हैं। जैसे आपके वॉशरूम्स जो हैं उसकी टाइलिंग है या क्लीनिंग है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, घर शिफ्ट करते हैं, टंकियाँ साफ़ करने का प्रॉब्लम होता है, या आपके रेनोवेशन है, कोई आपका इंटीरियर डिज़ाइन का है, कहीं ख़राब हो गया, कुछ रूफ टॉप्स आपके बनाने हैं, गार्डनिंग का आपका सब काम है। सही। वैसे भी घर पूरा हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमारे पास रूफ पर भी लोग गार्डनिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे अच्छा, फिर आपसे रब्ता करती हूँ मैं फिर। और इसके अलावा ये कि जो ये पूरा काम था, ये मेरे लिए बहुत इसलिए करीब था कि मैं जिनके साथ काम कर रही हूँ, मेरे जो मेसन हैं, जो मेरा सब जो लोअर स्टाफ सारा जो है स्किल्ड स्टाफ सिखाते हैं, वो खुद भी एक डिस्लेक्सिक हैं। अच्छा, वो कैसे पता चला? वो इसी तरह पता चला कि वो मेरे साथ शुरू से पापा के लिए काम किया करते थे। डिफरेंट करके कोई भी मसला होता तो पापा उनको बुलाते थे। लेकिन अब जब मुझे पापा का इंतकाल हो गया, लेकिन अभी मुझे जब मैं घर में शिफ्ट हुई तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आए बिजली वगैरह के और इस तरह के। जब मैंने उनको बुलाया तो उन्होंने मुझे आके बताया, मुझसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि बाजी मुझे बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, क्योंकि मैं पढ़ना लिखना तो मुझे नहीं आता, लेकिन मैं काम मुझे सारा आता है, और वो हम जानते हैं काम तो बहुत अला करते हैं। तब मैंने फिर जब उनको असेस किया तो मुझे पता चला कि ही इज़ बेसिकली डिस्लेक्सिक। और तब उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और उसकी वजह से मुझे फाइनेंसेस में, पैसों में काफ़ी प्रॉब्लम, हिसाब किताब में मसला हो रहा है, जिसकी वजह से मैं कोई चाहता हूँ कि जो मेरे साथ ऑनेस्टली चल सके। तो फिर इस तरह से बस मैंने उनका हाथ थामा और फिर भी स्टार्टेड। और अभी अब मेरे अंदाज़ा है कि कितने ऐसे अफेक्टेड बच्चे हैं पाकिस्तान में? 1:9 अमेरिका का है। 1:9 यानी एक क्लास में 10 बच्चों में से एक बच्चा तो डिस्लेक्सिक होता है। तो भी मैं आइडियाज़ के साथ काम करती हूँ, इंस्टीट्यूट फॉर डिस्लेक्सिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इरम के साथ, इरम मुमताज़, जी हाँ। तो हम लोगों ने मिलके अभी डिस्लेक्सिक का बिल भी पास करवा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त जी, एक्ट हमने लॉन्च बहुत बड़ा कदम है ये इसकी तरफ। ये बहुत डायर रिक्वायरमेंट थी, बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि हम लोग स्क्रीन आउट ही नहीं कर पाते। दिखने में इसमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है, और लेकिन ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसलिए पकड़ा नहीं जाता, आसानी से पकड़ा नहीं जाता। अब जब उसकी वजह से ये होता है कि लोग नहीं पकड़ पाते कि बच्चे को पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से बहुत से जो मसाइल हैं वो हमारे जो माशी मसाइल हैं, जो सोशल जिन्हें हम कहते हैं, वो मसाइल हैं जिसमें स्कूल ड्रॉप आउट है, अर्ली आपके बच्चे जो स्कूल से निकल जाते हैं, फिर इतने डिप्रेशन के मरीज़ हो जाते हैं, सुसाइडल हो जाते हैं, या फिर वो सब्सटेंस अब्यूज़ में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो डिप्रेस हो रहे होते हैं, उनको अब आउटलेट नहीं मिल रहा होता, समझ नहीं आ रहे होते, और इसी वजह से या फिर वो क्राइम्स वगैरह में चले जाते हैं कि फिर वो जेलों में उनकी एंड अप स्टोरी होती है। क्योंकि ये लोग बहुत क्या मतलब जनरली भी किसी को पता ही नहीं है। जी, जनरली मेरा मैथ्स बहुत वीक था, हालांकि मैं पूरी कोशिश करती थी कि मैं अच्छे मार्क्स ले लूँ, पर मेरे मार्क्स आते ही नहीं थे अच्छे। तो हो सकता है मुझे भी प्रॉब्लम हो, यू नेवर नो। जी, मैं रट्टा लगाया था मैंने रट्टा लगा के मैथ्स में 63 मार्क्स हाईएस्ट लिए। एक्चुअली है यही डिस्लेक्सिया में, यही है कि आपकी पढ़ने लिखने की क्योंकि दुश्वारी होती है, तो उसमें आपकी जो स्ट्रेंथ्स है उनसे आपकी वीकनेसेस पे काम किया जाता है। और हम भी यही करते हैं,
जितनी अर्ली हो और इंटरवेंशन वो अच्छी होती है। उसमें डिपेंड करता है, आप स्क्रीनिंग कर लें। अभी हमने एक स्क्रीनिंग फॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया है जो हम लोग चाह रहे हैं कि हर स्कूल के एडमिशन फॉर्म के साथ चला जाए, जहाँ से उसमें क्या डिटेल सारी जी वो पेरेंट्स मतलब आपको मिल जाएगा, पेरेंट्स मिलेंगे तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि लाइकली टू बी डिस्लेक्सिक ये है। तो जब लाइकली टू बी निकल आएंगे यानी ये हो सकते हैं तो उनको आप फिर असेस कर सकते हैं। बिल्कुल सही जी। बड़ी जी इम्पोर्टेंट बातें हो रही हैं। खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई इशू आपके सामने आ जाए, आपके बच्चों में कुछ सीखने की एबिलिटी कम हो, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई बीमारी ही हो, इसका इलाज हो सकता है। जहाँ बच्चों को रहनुमाई की ज़रूरत है वहाँ मेरे ख्याल से वालिदैन को भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है इन केसेस में। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, वापस आते हैं। जीनत क्या पकाने की कोशिश करेंगी, अब यहाँ पे नहीं फ्यूचर में, वो बताएंगे हमें इस ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 सहर। और मैंने आपको मिलाया है आज दो ऐसी बाहिम्मत ख़वातीन से। एक तो है वो क्लाउड किचन चला रही हैं, शेफ़ हैं, लेकिन बेकरी की फील्ड में उनको नाम जाना पहचाना है, जीनत इमरान। और सबीन नाज बैठी हैं, एजुकेशन से इनका ताल्लुक़ है और बहुत सारे काम कर रही हैं, लेकिन बड़े डाइवर्सिफाइड किस्म के काम कर रही हैं। जहाँ डायलेक्सिया के लिए काम कर रही हैं तो वहाँ पर उन्होंने अपना एक स्टार्टअप भी शुरू किया है। घर के जितने भी मसाइल हैं, मैं ये बड़े पानी की टंकी साफ़ करने से लेकर ऊपर, अगर आपने मतलब किचन के ऊपर आपने गार्डन बनाना है, छत के ऊपर आपने कुछ भी बनाना है, आप सबीन के हवाले कर दे, वो कुछ ना कुछ करके छोड़ेंगी, मैं बता दूं आपको, है ना? कोई ना उम्मीद नहीं हो सकता। नहीं इसीलिए हमने नाम ही अपना इस तरह रखा है, होम सॉर्सरर्स विज़र्ड। सॉर्सरर्स विज़र्ड, जबरदस्त। ख़वातीन वैसे भी कर लेती हैं मेरे ख्याल से, कुछ ना कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। मुझे तो लगता है होम के अंदर रहते हो ना, रेनोवेशन करवाना हल्की फुल्की, मैं खुद लगी रहती हूँ। मेरा भी शौक है, अल्लाह बख्शे मेरी सास थी, मदर इन लॉ थी, उनका भी बहुत शौक था इसी तरह। और वो बड़ा, और ये बात नहीं कि पैसा फेंक तमाशा देख, अच्छा ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। हाँ। आप अपने कम वसाइल से भी आप कर सकते हो, आपकी थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए। बिल्कुल सही, हाँ। तो और इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आप कर सकते हो। हमारा घर मतलब अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बनने वाला है, तो मुझे ईंट सरिया पेंट सबकी बातें पता चल गई। हाँ सही बात है, मैं कर लूंगी काम इंशाल्लाह। बस आप मेरे साथ टीम अप करें, बड़ी बन जाए बस मेरी फौरन। बस डन हो गया जी। हाँ, माली का काम करा ले मेरे से, बर्तन धुलवा ले, काम भी कर ले, मैं इस्त्री भी कर लेती हूँ अच्छी। अच्छा, जो भी आप काम करें ना उसकी बेसिक चीज़ आनी चाहिए। जो बुटीक चला रही है उनको स्टिचिंग आनी चाहिए, बिकॉज मेरे ख्याल से वर्कर्स के हवाले करना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल, क्योंकि ये यहाँ पे सबसे अहम बात है कि आपने काम वही करना है जो आपको खुद आता हो, नंबर 1, और जो आपका पैशन हो। अगर आपका पैशन नहीं है तो वो फिर आप काम नहीं लेके चल सकते, क्योंकि वो लायबिलिटी बन जाता है। बिल्कुल सही। सबीन, आपने भी ICG से ही पढ़ा, आप भी इमाम खान की ज़ेर असर रह चुकी हैं। बिल्कुल, मैं भी रह चुकी हूँ। और ICG से बड़े कमाल के लोग जो हैं, वो ख़वातीन जो हैं वो निकली और काम करी, इरम मुमताज़ हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो एक तालीमी इदारे का, एक उस्ताद का बच्चे की ज़िंदगी पे कितना असर होता है, क्योंकि आप इसी फील्ड से हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत गहरा है। लेकिन जो सबसे अहम बात इस वक्त हमें सबको समझानी है, आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से मैं कहना चाहूँगी, वो ये कि इट्स अ ट्रायल। कि यहाँ पे सिर्फ हम ये नहीं कहते कि आपने, जो आजकल हो रहा है कि पेरेंट्स कहते हैं कि हमने इतनी फीस दी है और हमने बच्चों को भेज दिया, तो अब आपका काम है, आपने क्या किया, आपने क्या पढ़ाया है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, वो 30% आपके स्कूल में है, 70% आपके इस घर में है। तो इट्स अ ट्रायल। आपके पेरेंट्स ने भी उस पर काम करना है, टीचर्स ने भी काम करना है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काम करना है, और उस बच्चे ने खुद भी काम करना है। जब ये सारे कंबाइन हो जाएंगे तभी आपके कोई एक अच्छी प्रोडक्ट निकलेगी। तो इसलिए एजुकेशन तो अब यानी इकरा बिस्मिल्लाह रब्बिकल लज़ी खलक, अल्लाह ताला ने कह दिया कि पढ़ अपने रब के नाम से, तो पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। दोनों से पूछूंगी, तालीम तो हम दे सकते हैं बच्चे को, तरबियत मतलब घर से होगी, तो एज ए कौम हमारी तरबियत क्यों नहीं हो सकी? भी मेरे प्रोग्राम के शुरू में जो वाक़या आपके साथ शेयर किया, अदम बर्दाश्त, दूसरों पे इल्ज़ाम लगा देना, एक्सट्रीमिज़म हर चीज़ में, वो कैसे आ गया और कैसे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं? दोनों ने बताना है मुझे जी। असल में हुआ ये कि ये जो हमारी अब की बड़ों से हमारी कुछ थोड़ा सा हो गई है थोड़ी सी, लेकिन उससे ज़्यादा जो है ये सोशल मीडिया ने बहुत तबाही मचाई है। अभी हमें आदत हो गई है स्क्रॉलिंग की। इस स्क्रॉलिंग की वजह से ना हमें पेशेंस ख़त्म हो गया, हम इम्पेशेंट हो गए, सब्र नहीं रहा, फ़ौरन चेंज। और वो कहते हैं, एक पुरानी मिसाल थी, नीम हकीम खतराए जान। तब तो हमें समझ इतना नहीं आता था, लेकिन अब हमें दिखाई सुनाई देता है। सोशल मीडिया, एवरी अदर पर्सन इज अ जर्नलिस्ट। बिल्कुल, हर कोई हर्बलिस्ट है, हर कोई डॉक्टर है, हर कोई शेफ है, जिंदगियों से खेल रहे हैं लोगों की।
और बस वो एक चिंगारी कोई छोड़ देता है, जैसे कि ये चिंगारी थी कि इस औरत ने जो है वो कपड़े किस तरह के पहन लिए हैं, खुदा न खास्ता इस्लाम जो है वो खतरे में पड़ गया जी। तो वो बस आप बग़ैर अंधाधुन हम कहते हैं ना बत्ती के पीछे चल पड़ते हैं। तो वो ये जो हमारा है वो मसला सबसे बड़ उसकी वजह यही है कि कैसे ठीक हो सकता है, आप दोनों को क्या ख्याल है? देखिए, एक सबसे बड़ी बात है लैक ऑफ नॉलेज है, और हर एक चीज़ का एक पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होता है। आप हर एक चीज़ है आपके सामने आई है, आप पहले थोड़ा उस पर रिसर्च करो। ये नहीं कि जो भी मतलब आपने देखा है उसको आप देखो, थोड़ा रिसर्च करो, उसकी जरा बैकग्राउंड में जाओ, फिर आपको उसके बारे में नॉलेज होगी, फिर आप कुछ कमेंट्स। अच्छा, इन तमाम लोगों ने फिर अरबी मेरे ख्याल से नहीं पढ़ी होगी, कुरान पाक का पता ही नहीं है कि बस उन्होंने देखे कि अरबी पढ़ी हुई जी, अरबी को सिर्फ कुरान पाक में लिखा जाता है, अरबी इज अ लैंग्वेज, ठीक है, सिर्फ कुरान पाक अरबी में है, बिल्कुल है, लेकिन आप देखो लैंग्वेज है वो लिखा हुआ क्या है। पहले आप उसको किसी तरह, आजकल हर फोन में सॉफ्टवेयर है, आप सॉफ्टवेयर लगाओ, उसको स्कैन कर लो, देखो तो सही उसने लिखा हुआ है क्या। कोई इतना मतलब तो नहीं है कि मतलब वो आ जाएगा इस तरह भरे मजमे में और अल्लाह माफ़ करे इस तरह आयात लगाकर। बिल्कुल थोड़ा सा रिसर्च तो करो ना। आजकल तो इतने चले हुए तो सामने आ रहे हैं डिजाइन इतने कपड़ों के, अब शॉल्स पे एग्जैक्टली अब शायरी लिखी जा रही है, उर्दू में जा रही है। अच्छा, दूसरा जितना खराब मिजाज हमारे अब हो गए हैं ना, सियासी तौर पे भी, माशरती तौर पे भी, मजहबी तौर पे, वो मैंने इतना इंटॉलरेंस पहले कभी नहीं देखा था। मुझे लगता है कि इस सब में हमारे सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा हाथ है, और इसकी वजह से जो ये इंतशार है वो बहुत फैल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अपने रूट्स पे, अपने जो हमारी जो इक़दार थी उनसे हम आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे हैं। वापस हो सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। फायदा देखिए, मैं तो अपने छोटे बच्चों के साथ काम करती हूँ, यूथ के साथ काम करती हूँ, मैं तो बिल्कुल नाउम्मीद नहीं हूँ। क्योंकि हम लोगों का ये टाइम है कि हाँ, अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। ये दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, और आप अपने छोटे बच्चों पे भी इन्वेस्ट करें और अपने यूथ पे भी इन्वेस्ट करें। और हमारा यूथ जो है वो एक कन्फ्यूजन का शिकार है, उन्हें मालूम ही नहीं कि उन्होंने क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। और क्योंकि सोशल मीडिया की एक रेस लगी हुई है, कोई सही गाइड करने वाला भी गाइड नहीं है। तो ये गाइडेंस आपको घर से भी मिलती है। अब देखिए, जो ये इशू है, हमारे बच्चे टीवी देख रहे हैं, उस पे आ रहा है, बच्चे क्वेश्चन नहीं भी करते तो आप उनको बताओ पूरा बैकग्राउंड के इस तरह से हुआ था, इस तरह से इनके साथ यूँ नहीं करना चाहिए था, इसका बैकग्राउंड क्या। आप बच्चों को नॉलेज दोगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो मतलब सीखेंगे और ये सेंस उनमें पैदा होगी हर एक इशू के बारे में। जो भी आपको आजकल सोशल मीडिया, वही बात है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, प्रॉस एंड कॉन्स है। इसका फ़ायदा ये भी हुआ, वाकई मैं सोशल मीडिया की इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, कि लोगों ने इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई, बहुत से उलमा इकराम भी आया, मतलब मुख्तलिफ इशूज़ पे लोग आगे बढ़ के बोले कि गलत हुआ, और देखिए अब हम इस पे बात भी करें। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि जो हमारी बच्चों की तरबियत है उससे हम बहुत दूर रहे, और हमने जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी थी कि हमने बच्चों से डिस्कस करना कभी मुनासिब ही नहीं समझा। जैसे बहुत से मसाइल हैं, आपकी बच्चियां जवान होती हैं तो बच्चियों से तो आप एडोलेसेंस की बात करते हैं, लेकिन कभी लड़कों को बाप गाइड करते हैं? मेरा नहीं ख्याल। और फिर इसी तरीके से और बहुत से आपकी शादी के मसले हैं तो वो भी आप छुपाते रहते हैं, बच्चों से खुल के उस तरह से बात नहीं कर सकते। हमारा जो ये कि पेरेंटल एक बॉन्ड था, वो हमने दोस्ती जो थी ना वो ख़त्म कर दी। दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपने मादर ब्रदर ज़्यादा कि आप रिस्पेक्ट से निकल जाएं। आप अपनी बाउंड्रीज सेट करें, लेकिन अपने बच्चों को सेट द बाउंड्रीज कहाँ पे रखनी चाहिए। हर खानदान का एक डिफरेंट निज़ाम होता है जी। जो चीज़ शायद मेरे लिए सही हो, आप लोगों के लिए सही ना हो, जो आपके लिए वो मेरे लिए सही ना हो। नहीं, इस तरह से तो नहीं है। जो भी बाउंड्रीज है वो बिल्कुल आपको क्लियर समझ आती हैं कि आपने यहाँ तक जो है वो बात करनी है, यहाँ से आप ज़्यादा इंटरवीन ना हो। मतलब आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ों को अलग रखें। बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई सा भी रिलेशन हो। हद है कि आपके हस्बैंड का भी हो। अच्छा, सही, बिल्कुल आपके बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है। अगर आप देखें जहाँ भी आपकी बाउंड्री सेट नहीं होती वहाँ पे आपके बिगाड़ शुरू हो जाता है। और हमारी भी यही वजह है कि हमने जो है अपने बच्चों के साथ बैठ के बात करना छोड़ दी। मुझे याद है हम लोग बचपन में सारे बैठा करते थे, एक टाइम होता था जहाँ पे हम सब डिस्कशन होता था, जहाँ पे हम बात करते थे। हमारी बड़ी महफिलें होती थी जिसमें लोग डिस्कस करते थे। अब ये चीज़ें नहीं है, खाना भी हम अपने अपने कमरे में लेके निकल जाते हैं और वो कुछ हमें नहीं पता कि बच्चा क्या देख रहा है और उसका इम्पेक्ट क्या जा रहा है। देखिए, चीज़ तो मैं भी आपसे बात कर रही हूँ, अब मुझे नहीं मालूम कि आपके इस शो के बाद
आधे लोग मेरा इस बात के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसको लेंगे और क्या नहीं लेंगे। कुछ कहेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा लिबरल है, कुछ लोग कहेंगे कि ये बहुत कंजर्वेटिव है। पुराने ख्याल आते हैं। जी, क्यों? क्योंकि वो उस वक्त उनके माइंड, स्टेट ऑफ माइंड के पर है कि वो इस प्रोग्राम को देख के क्या परसीव कर रहे हैं, क्या चीज़ ले रहे। तो बच्चे तो फिर छोटे हैं। हम इतने बड़े लेवल पर जब एक नेशनल टीवी पे बैठ के हमें अपनी ऑडियंस का नहीं पता कि वो आपको किस तरीके से देख रहे हैं, तो आप बच्चे के हाथ में जुंतरू मुंतरू, मैं तो कहती हूँ जुंतरू मुंतरू पकड़ा देते और फिर आपने छोड़ दिया कि वो कुछ भी कर ले और वो विद अ क्लिक आप वो कहाँ से कहाँ जा रहा है और फिर उसका इम्पैक्ट उसके माइंड पे क्या आ रहा है। इतना कुछ ट्रॉमाटाइजिंग होता है कि आपको समझ नहीं आती। अभी एक इंडियन फिल्म आई थी एनिमल, बहुत ही वायलेंस था उसके अंदर, मुझे तो पूरी देखी भी नहीं गई और उससे उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बच्चे ने जो कि 10 साल का था, उसने एक बच्चे को की जान गई उस बच्चे की वजह से, जो कि 4 साल के बच्चे को उसने मार दिया था, क्योंकि उसमें खून खराबा इतना ग्लोरीफाई किया गया था कि उसको लगा कि मैं भी हीरो बन जाऊंगा, मैं यही हूँ, तो उसने इसको मतलब तशद्दुद किया, जो भी बड़ा डिस्टर्बिंग था। बट उसने 10 साल के बच्चे ने एक बच्चे की जान ले ली। तो यूं हम बच्चों को ब्लेम क्यों दें जबकि हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। और क्योंकि मैं सोशल सेक्टर में बहुत काम करती हूँ, चाइल्ड अब्यूज़ पे भी मैंने काम किया। ठीक है, वायलेंस भी आता है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है ना, ये लॉन्ग आवर्स निगलेक्ट है। यानी आप बच्चे को, जैसे मैं और आप काम पे निकले और हमने बच्चा जो है वो सुबह से लेके शाम तक घर पे छोड़ दिया, मुलाज़िमों के पास छोड़ा हुआ है। ये जो लॉन्ग आवर है, मेरे पास मुझे याद है इरम के पास हमारे इदारे में 34 इयर्स का एक बच्चा आते थे। अच्छा। स्टूडेंट थे वो हमारे, और उनकी जो जब हमने साइकोलॉजिकल एनालिसिस कराई तो उसमें पता यही चला कि उनकी वालदा जो थी वो काम करती थी और वो ज़्यादातर बाहर टूर्स पे होती थी। तो वो बच्चे इतना लॉन्ग आवर्स पे रहे कि वो उनके अंदर जो थी काफ़ी डिस्टर्बेंस आ गई, इतना डिस्टर्बेंस आई कि वो वायलेंट हो गए और माँ के साथ बहुत बदतमीज़ी करते थे। मतलब हाथ तक उठा लेते थे, वायलेंट हो जाते थे, गालियाँ गलोच कर लेते थे, लेकिन वो सिर्फ अपनी माँ के साथ करते थे। हम लोग होते थे तो हमारे साथ वो बिल्कुल भी इस तरह से नॉर्मल, बिल्कुल। हाँ, लेकिन उनके अंदर एग्रेशन, डिप्रेशन, निगलेक्ट तो वो भर गया ना, जो बचपन से उन्होंने देखा। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग माशरे में अभी भी नहीं शेयर करते। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं, हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं। और एक हमारी टीचर थी, जब मैं अपना ये डिस्लेक्सिया का कोर्स कर रही थी, डॉक्टर आयज़ा, वो हमेशा कहती थी कि खुदा का वास्ता आप लोग पॉजिटिव पेरेंटिंग के लिए अंग्रेज़ी फिल्में देखें। वो सारा वक्त अपने बच्चों से बात कर कहानी इतनी बात करते हैं, और एक हम कहते हैं चलो भाई जल्दी मुँह हाथ धो, तैयार हो, हम जा रहे हैं। बच्चा पूछेगा भाई कहाँ जा रहे हैं, कुछ बताना भी नहीं, बस चल दो, लेके चल दिए। और वो 2 दिन पहले से अपने बच्चों से बात करना नाइस वे में। अच्छा, वो उनके बेशक आप लड़ भी रहे होंगे आपस में, बच्चों के सामने बहुत नाइसली बात। क्या पता फिल्म की हद तक माशरे में तो वहाँ भी बड़े मसले मसाइल हैं। बिल्कुल है, लेकिन कुछ अच्छी बातें तो हम उनसे सीख सकते हैं ना, कि हमें बात करनी चाहिए। अभी सुबह मैं अपने बच्चे से पूछ रही थी कि तुम्हें अम्मा अच्छी लगती है, बुरी लगती है, चुप आंसर लेस था ना, क्योंकि सारी बातें गलत बातों पे डांट भी देती हूँ। तो अच्छा क्यों अम्मा आप डांटती हो? मैंने कहा अच्छा किसकी अम्मा अच्छी लगती है, किसका बेटा बनना है, उस पे चुप था। अच्छा किस जैसी अम्मा चाहिए? विलाद है निकी, वो देखता है ना यूट्यूब पे, ठीक है, विलाद है निकी जैसी अम्मा। उनकी अम्मा तो कभी भी नहीं डांटती। मैंने कहा वो स्क्रीन पे कभी मैंने व्लॉगिंग में तुम्हें डांटा है? नहीं डांटा ना, तो उनको भी ऐसे ही होता होगा। तो वो बड़ा ना, वो फिर बच्चे इस बात को जाहिर बात है करते हैं, इमेजिन करते हैं कि इस तरह की हमारी होनी चाहिए, अम्मा इस तरह की होनी चाहिए कि जी वो खेल रही है, सोशल मीडिया का असर है हर चीज में बहुत है, और ज्यादा है। मैं कहती हूँ 80% सोशल मीडिया का वो जो देखेंगे बच्चे वो सीखेंगे। आप उनको पॉजिटिव, एक वक्त आता कि इतनी ज्यादा हिंदी बच्चों ने बोलनी शुरू की थी, बिकॉज उनको इस पे कार्टून्स अवेलेबल थे, कहानियां अवेलेबल थी सोशल यूट्यूब के ऊपर। अच्छा, ये मुख्तलिफ अपनी एक्सपीरियंसेस बता रही हैं, आपके पास भी कुछ प्रॉब्लमेटिक किस्म के आते हैं क्लाइंट खाने के हवाले से? हाँ, काफ़ी आते हैं। शुरू में तो ये होता था कि मतलब ना, अब जैसे देखिए मेरा एडवांस पे होता है कि आप मुझे पेमेंट देंगे फिर मैं काम करूँगी। अब शुरू में जब देखें आपका होता है, मेरे फॉलोअर्स कम थे शुरू में ऑब्वियसली, तो आपका जाहिर बात है क्लाइंट का भी ट्रस्ट लेवल वैसा नहीं होता होगा कि हम इसको पैसे दे दें यार, ये ना डिलीवरी ना करें, ये सीन हो जाए। मुझे स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा मसाइल पेश आए हुए हैं कि हमने पेमेंट आपको डिलीवरी पे देनी है, अब कैश ऑन डिलीवरी के लिए मुझे राइडर चाहिए। ये करीम बाइकिया वगैरह जो थी शुरू में, तो ये होते थे, उनके पास होते नहीं थे इतने कि वो उनसे लें, तो यहाँ पे बड़ा मसला आता था ट्रस्ट
ट्रस्ट इश्यूज़ का होता था। फिर काफ़ी दफ़ा मैंने ट्रस्ट किया तो मैं जो हूँ वो उसका रिजल्ट मेरे सामने है कि वो ना डिच कर गया उसने। इवन कि उसने पेमेंट करीम वाले को दी तो कि इजी पैसा करा दे, वो गाइड बंदा ना पीछे कोई, हाँ अच्छी खासी वो पेमेंट थी ना पीछे कोई, मैं उनको ट्रैक करीम वालों को कर रही हूँ कुछ भी, वो कहते हैं हम लोग नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते फाइनेंशियल जो भी है आपके मामला उसका। तो इस तरह के काफ़ी मुझे हुए हैं, लेकिन अब काफ़ी अल्लाह का शुक्र है क्योंकि वही बात है आपका नाम बनता जाता है तो अब लोग मतलब मुझे कहना नहीं पड़ता तो वो खुद ही पूछ लेते हैं आप अपना अकाउंट बताएं उसमें। दिस इज द बाउंड्री सेटिंग, एक्चुअली दिस इज द बाउंड्री सेटिंग। शी हैज नाउ सेट द बाउंड्रीज टू हर क्लाइंट्स, टू हर कस्टमर्स कि बस अब आपको एडवांस पेमेंट करनी है सो दैट आपका ऑर्डर आए। और ऑर्डर टाइमली मिलने के लिए, बेहतरीन क्वालिटी के लिए इतनी अमाउंट तो जरूरी है, इससे नीचे आएंगे तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। तो दीज आर द बाउंड्री सेटिंग जो आप पूछ रही थी, यही इसी तरह से कोई फॉर्मूला हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं आपको कोई किताब खोल के पिला दूं कि जी आप बाउंड्री सेटिंग ऐसे करनी है। लेकिन यही चीज़ें जो आप लोगों को बावर करा दें कि यहाँ तक आपकी ये है चीज़ें, इससे आगे मसाइल हैं, तो ये आपकी बाउंड्री सेटिंग हो जाती है। और अगर आप इसके अंदर क्योंकि हमारा एक मसला ये भी है कि हम नहीं कर सकते, इनकार करना हमने नहीं सीखा, तो इनकार, और इस वजह से बहुत जगहों पे हम लोग मारे जाते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि अपना ये बताया कि ट्रस्ट इशू था, ट्रस्ट किया और मैंने कर दिया, लेकिन अगर इन्होंने सीखा होता कि नहीं मैं एक कारोबार करती हूँ, मैं कोई दोस्ती यारी नहीं कर सकती, आपने अगर पेमेंट करेंगे तो ठीक है, नहीं तो तो क्या वो कहते हैं कि जी आजकल हल्ला दौड़ नहीं है, आपके पास इजी पैसा हर किसी के पास होता है, बैंक अकाउंट होता है, तो वो ये बड़े मजे से कह रहे थे कि हमारा इजी पैसा नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, हमें करना नहीं आता। तो ये एक बड़े से लेम एक्सक्यूजेज हैं। चलो शुरू में मैं भी इतनी इस फील्ड में नहीं थी, मुझे भी आइडिया नहीं था। जाहिर है वो कहते हैं ठोकर खाते हैं तो ठाकुर बनता है, ये एक बड़ा कौन कहते हैं भाई, बड़ा सही कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो वाकई ठोकर खाते हैं। वही भाई बिजनेस में बहुत लॉस भी होता है। अभी रिसेंटली मेरा बड़ा ज्यादा लॉस हुआ है, मैं क्या आपको शेयर करूं? नहीं करें, मैंने काफी ज्यादा बताया करें। हाँ, काफी ज्यादा मैंने वो बनाए थे, फ्रोजन आइटम्स बनाए थे, लेकिन आई डोंट नो क्या इशू हुआ कि वो सारे एक दिन में ना उनका टेस्ट चेंज हो गया। इट वाज लाइक 16 डजन, ठीक है, ठीक है। अच्छा मेरे पास टाइम भी कम था कस्टमर्स को डिलीवर करने के लिए, लेकिन ऑर्डर था मुख्तलिफ, ठीक है, एक बंदे का नहीं था। अब वो इतने सारों को मैनेज करना, और वो बस अब मैं क्या कहूँ, तो ना अब मुझे समझ नहीं हुआ क्या एक दिन में, फ्रिज में है, सर्दियाँ हैं, समझ नहीं आई कोई। अब हम इसे पता नहीं टेक्निकली लें तो क्या है, और वैसे मैं कहूँ तो नज़र है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो वो जी मैंने एक दिन में जिस तरह मैनेज किया, बहुत बड़ा लॉस था मेरे लिए, काफी ज्यादा, वो जो जितना भी प्रॉफिट था उससे ज्यादा आई थिंक से लग गया मेरा दोबारा से। लेकिन अब आपका नाम बन गया, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। मैंने कहा अगर अल्लाह ने मैं भेजूं क्यों कस्टमर को, एक को भी अगर वो टेस्ट आ गया, उसने रिव्यू दे दिया, मेरी तो मैं तो गई ना, ठीक है, आपका नाम खराब होता है ना। आप चलो यही मैं कह रही हूँ कि प्रॉफिट हर जगह जरूरी नहीं है, इंसान लॉस में भी चला जाए, अपना नाम वो ना बना के रखे। बिल्कुल सही, जी बिल्कुल। बिजनेस वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या वैल्यू दे रहे हैं। वैल्यू एडिशन के बगैर तो कोई बिजनेस नहीं होता। और हर चीज़ की एक शेल्फ लाइफ है। बिजनेस अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप पे जाएं तो इसकी एक शेल्फ लाइफ है। आपका बिजनेस कोई भी अच्छे से भी अच्छा हो, वो उसकी एक लाइफ है। हमारे यहाँ तो एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। नहीं, हाँ। हम तो वो हैं जो साबुन भी खत्म हो जाए तो उसका आखिर जोड़ के उसको इस्तेमाल करते हैं, खींच के निकालेंगे। तो लेकिन एक्चुअली तो हर चीज़ की एक्सपायरी है। तो इसी तरह से हर बिजनेस का तकरीबन जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत भी अगर अच्छा हो तो मैक्सिमम 5 से 10 साल। इसके बाद आपको अपने चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी होगी, आपको अपना चीज़ रिवाइज करना होगा और कीप ऑन इंट्रोड्यूसिंग थिंग्स। बात है, मैं भी न्यू से न्यू आइटम्स इंट्रोड्यूस करवाती रहती हूं। क्या आइटम ज़्यादा सेल होते हैं, क्या लोग पसंद करते हैं? मेरी बेकरी बहुत ज़्यादा सेल होती है। अच्छा मेरा अब जैसे खाना भी मंगवाएंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा उनको पसंद आएगा। खाने में बिरयानी होगी, कौरमा हो गया, जो भी, बेकरी मेरी ज़्यादा अच्छी चलती है क्योंकि वो ज़्यादा उसकी डिमांड है। सिनेमन रोल्स हो गए मेरे, चिकन ब्रेड खाए हुए ना, बिल्कुल खाए हुए, चिकन ब्रेड है। अच्छा अब ये एक और इशू है, मैंने अक्सर देखे, मैं किसी को हाईलाइट नहीं करूंगी, लेकिन ना अब वो चिकन ब्रेड बना रहे हैं, कोई और पिज़्ज़ा बना रहे हैं, कोई और आप फिलिंग दे रहे हो, अब वो सेम फिलिंग सब जगह यूज़ करेंगे, ठीक है, वो शेप डिफरेंट कर देंगे, टेस्ट सेम होगा उनका। ये मैंने बड़ा इस चीज़ में बड़ा फोकस किया कि मेरी अगर शेप्स डिफरेंट है ना, चिकन ब्रेड की शेप डिफरेंट है, उसका टेस्ट भी डिफरेंट हो। इसी तरह मेरे चिकन जो चीज़ फिल रोल्स हैं उनका टेस्ट डिफरेंट है।
हर एक में एक अलग feeling अलग नहीं होती। हर एक में इनोवेशन है कोई ना कोई। तो आपके सिनेमन रोल्स बहुत मशहूर हैं। सिनेमन रोल्स बहुत है, मेरी चिकन ब्रेड बनाना ब्रेड मेरी बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग में। सही सही सही। तो ना ये चिकन चीज़ फिल्ड रोल्स हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो घर में खवातीन काम करती हैं उनकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं आइटम्स की, क्योंकि वो कम क्वांटिटी में बनाती हैं। जस्टिफाई करती हैं प्राइसेस क्यों। अब देखें जो वैसे बेकरी हैं बड़ी, वो बल्क में ऑर्डर्स बना रहे हैं, उनका अगर उनके शेल्फ लाइफ है, उनका प्रॉपर सिस्टम है, उनका एक दिन नहीं चला, चलो उन्हें पता है नेक्स्ट डे कस्टमर आएगा, खत्म हो जाएगा। मैंने तो एक स्पेशल ऑर्डर के लिए बनाना है ना। लेकिन क्लाइंट को इससे क्या लेना देना, उसको तो प्राइस कम चाहिए। मैं क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन वो बात कर रही हाइजीन हूँ। को बहुत प्रेफर करते हैं, ठीक हो और गया। होम बेस में हाइजीन वाकई देखी जाती है। हर चीज़ आप चम्मच से लेकर ना आपने जो बीच में धनिया वगैरह तक डालना है ना, आपने धो के डालना है, क्योंकि हमारा खुद ही सेटिस्फाई नहीं होता। मेरा तो ये है, मुझे नहीं पता सबका ऐसा होगा, लेकिन हाइजीन बहुत मैटर करती है जिसके नाम पे कस्टमर जाते हैं, और ना क्वालिटी भी होती है। सही सही। क्वालिटी होता है, टेस्ट होता है। समीन, आप पढ़ाते पढ़ाते ये जो आपने काम शुरू, ये कंस्ट्रक्शन का बोलूंगी, इसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर का बोलेंगे? जी, ये रेनोवेशन एंड कंस्ट्रक्शन बोथ है। इसमें घर में भी renovation and construction। आर्किटेक्चर भी है हमारे पास, तो आपके मतलब पास वन पूरी- स्टॉप विंडो हर है। डिपार्टमेंट की पूरी टीम्स हैं आपके पास? एग्जैक्टली। अच्छा, सही हो हमारे गया। पास आर्किटेक्चर्स हैं, आर्किटेक्ट Architects हैं, और वो इस तरह के आर्किटेक्ट्स हैं जो सिर्फ ये घर वगैरह नहीं बनाते, वो इससे भी बड़े लेवल का काम करते हैं। जैसे आपके पास एडवेंचर क्लब्स वगैरह में जिप लाइंस होती हैं, सवात की राफ्टिंग उन्होंने की हुई है, सवात में जो आपकी राफ्टिंग की पूरी वो है, इस तरह की चीज़ें भी हैं। रॉक क्लाइंबिंग वॉल्स हैं, वो भी बनाते हैं। इस तरह की, मतलब हमारे पास डिफरेंट टीम्स हैं जिनसे हमने क्या हुआ है। लीगल टीम भी है कि अगर कोई आपने घर ख़रीदा है, बनवाया, आप उसको बेचना चाहते हैं या उसका कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने उसके साथ, तो आपको वो भी फैसिलिटीज़ शामिल हैं कि मतलब हमारे पास लीगल टीम है, आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट बनवाएं और अपना क्लाइंट जिस तरह भी हैंडल करना है। तो यानी वन विंडो शॉप है। मतलब आप 3-4, मैं क्या सोचूं कि 2-3 आप इसी फील्ड में काम जो टोटली कॉन्ट्रास्टिंग है। हाँ, वो कैसे? इसलिए कि आई एम अ वेरी गुड मैनेजर। जबरदस्त। ठीक ठीक ठीक। सारी उम्र पढ़ाया एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, मेरी डिग्री भी ऑफिस मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की थी। अच्छा अच्छा। जो मेन थी। फिर उसके बाद और भी बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन ये मेरी पहली डिग्री थी। अच्छा, तो उसकी वजह से ये फ़ायदा हो गया कि मुझे लोग मैनेज करने आते हैं। तो अभी मेरा बस काम यही है कि आई हैव ड्राफ्टेड द होल बिजनेस प्लान, और फिर उसको अब एग्जीक्यूट करने के लिए टीम्स रखी हुई हैं, और उनको फिर किस तरह लेके चलना है वो पूरा एक, लेकिन पेपर वर्क है, आसान नहीं है इन सब लोगों को लेके चलना। वो पेपर वर्क बहुत ख़तरनाक होता है, जो बहुत ड्रेनिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। लेकिन ये जैसे अभी इन्होंने बात की, आपको जब भी आप बिजनेस में आते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे आते हैं, तो ये इट्स अ गाइड, इट्स अ टिप फॉर एवरीवन कि प्लीज़ अपना पेपर वर्क कंप्लीट करें, उस पर आप होमवर्क करें। जब तक आपका होमवर्क नहीं होगा, यू कैन नॉट सक्सीड। ठीक है जी, बड़ी हैवी किस्म की बातें हो रही हैं। मुझ जैसे लोग और आप जैसे लोग जो कि म्यूज़िक के शौकीन हैं, उनके लिए हमने एक सॉन्ग आपके लिए निकाल के रखा है। पहले वो देखते हैं और इन्हीं बातों को आगे बढ़ाएंगे इस छोटी सी म्यूज़िक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, और हम मिला रहे हैं आपको, बल्कि मिला चुके हैं, बहुत कुछ आप जान चुके हैं जीनत से भी और सबीन से भी। अच्छा, इतना कम आप लोग करते हैं, टाइम मिलता है अपने आप के लिए भी दोनों को? टाइम जबरदस्ती निकालना पड़ता है। क्या करती हूँ फ्री टाइम में? अपना मैंने फेशियल कर जिम लिया? ज्वाइन की हुई है, मैं जिम जाती हूँ रेगुलरली। बेशक आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा जिम। देखें, ये नहीं बंदा किचन का ही होके रह जाए, अपने आप पे ग्रूमिंग के भी आपको तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, और मुझे शौक है, मुझे जैसे कुकिंग का शौक है, मुझे ग्रूमिंग का भी शौक है। ठीक है, मैं पार्लर जाती हूँ, मैं फेशियल्स भी लेती हूँ, मैं जिम भी जाती हूँ। अच्छा, मैंने अपने आप को इतना सब फ्री नहीं जान के छोड़ा हुआ। मुझे अच्छा लगता है बिजी रहना, क्योंकि एवी बिजी बंदा फारिग रहता है, कहते हैं खाली दिमाग शैतान का होता है। फजूल में एवी फालतू सोचे आती हूँ, तो मैंने अपने आप को बाउंड इतना रख लिया कि मैं बिजी रहूँ, मुझे कोई नेगेटिव थॉट्स ही ना आए। फिर बच्चे मेरे, ठीक है, वही काफी आपको बिजी रखने के लिए। 2 बच्चे हैं आपके? हाँ जी, 2 बच्चे छोटे छोटे। सही सही। एक 5 इयर्स का और एक 2 इयर्स का। छोटे भी तो काफी है। और सबीन, क्या करती हो आप मी टाइम में? मेरा तो बहुत ही स्केड्यूल्ड सारा है। मैं तो घड़ी के टिक टिक के साथ बाकायदा चलती हूँ। अच्छा। सुबह मेरे बच्चे जब जाते हैं स्कूल, 7 o'clock उसकी वैन आती है। अच्छा, उसके कितने बाद बच्चे आपके? I've got 4 daughters, माशाल्लाह। माशाल्लाह। और this one is an entrepreneur, वो अपना काम शुरू करी है, सबसे बड़ी है वो? सबसे बड़ी है। अच्छा। शी इज़ वैसे BS साइकोलॉजी उन्होंने किया, साइकोलॉजिस्ट है वो। अच्छा। लेकिन वो अब अपना स्टार्टअप भी साथ में कर रही है। ठीक हो गया। और टेटर ट्रोव के नाम पे उन्होंने लॉन्च करना है। उसको भी बुलाते हैं? पोटैटो प्रोडक्ट्स है उनकी। बहुत अच्छा गाती है, लिखती है, क्रिएटिव है, बहुत कॉमर्स से पढ़ी हुई है। और
बहुत काम करती है वो। अम्मा ऐसी बेचैन सी होंगी तो बच्चे भी ऐसे होंगे, फिर जाहिर बात है। हाँ हाँ, बस वो बच्ची मेरी सुबह जो जाती हैं तो फिर उसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक करती हूँ। मेरा वो 20-30 मिनट्स मेरे वॉक के हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग खाना वाना पकाना, जो भी घर के इश्यूज होते हैं वो करते हैं। 3 o'clock मेरे पास फर्स्ट 1-to-1 मैं घर से आई वर्क फ्रॉम होम, तो 1-to-1 सेशन होता है। रेमेडियल थेरेपिस्ट जो इंटरवेंशन होती है वो 1-to-1 होती है, तो 40 मिनट्स का मेरा सेशन होता है। तो वो मेरे स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। 8:30 बजे मैं फारिग होती हूँ, बस नमाज़ पढ़ती हूँ, जल्दी से खाना खाती हूँ, और फिर मेरी 9 बजे मेडिटेशन होती है। अच्छा। डेली आई डू मेडिटेशन। हमारी जूम पे होती है। सदफ रज़ा हमारी रेकी मास्टर। जी जी जी, वो मास्टर है वाकई, बहुत बड़ी वो। हाँ, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात होती है। अच्छा तुम कर रही हो, चलो कर लो, वो नहीं होता। नहीं प्लीज, बाहर से पता चलता है कितनी माशाल्लाह आप ज्वाइन करें। हमारा जूम पे सेशन होता है डेली 9 o'clock। जरूर। उसमें हम लोग ये डेली करते हैं, एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल। मज़े की बात ये कि मुझे भी नहीं खुद पता था, जब हम लोगों की एक मीटअप होता है, सब रेमेडियल थेरेपिस्ट अपने इदारे में जाते हैं आइडियाज़ इरम के पास, तो वहाँ पे हम लोग अपना डिस्कस करते हैं कौन कौन बच्चा क्या क्या कर रहा है, कैसा है, ताकि हम सीखें। लर्निंग होती है, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, हर एक का केस डिफरेंट है। तो वहाँ पर सब लोगों ने कहा, मेरे पास सबसे ज़्यादा इस वक्त स्टूडेंट्स आ रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि कैसे आप, इज़न्ट इट ड्रेनिंग फॉर यू, कि आप इतने सारे बच्चों को लेके करती हैं, तो आप थकती नहीं है कि या बहुत एब्जॉर्ब करना पड़ता है आपको बहुत सारी चीज़ें, तो इट्स पेशेंस का काम है। तो अग्रेशन आना शुरू हो जाता है, आप चिड़चिड़े होते हैं। तो मैं कर रही हूँ, मेरे साथ नहीं होता। दैट डे आई रियलाइज कि मैं डेली मेडिटेशन करती हूँ। आई ग्राउंड माई नेगेटिव फीलिंग्स। ये किस तरह से नेगेटिव एनर्जी आप निकाल सकते हैं? प्रैक्टिस के जरिए होता है ये? जी बिल्कुल, वो मेंटोर के साथ आपको करना है। अच्छा, अगर आप खुद कर सकते हैं, करना चाहे कर लेते हैं। आपको आता है? मैं टिप्स आप दे सकती हैं कि हम लोग डेली इतनी नेगेटिविटी से गुजरते हैं कि शाम तक जाके आप ड्रेन हो जाते हैं, आपकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। देखिए, इट्स अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। बेहतर तो यही होता है कि आप किसी मेंटोर के साथ जाएं। उसकी वजह जो हमें बताई जाती है, जो सदफ ने मुझे बताई, मारी में जो मेंटोर है, मेडिटेशन में क्या होता है कि हम अब इस दुनिया से निकल के हम दूसरे चैनल में जाते हैं। ठीक है, वापस आ जाते हैं, फिर वापस भी आते हैं, क्यों नहीं। तो अब जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको नहीं मालूम कि कितना वहाँ पर स्पेक्ट्रम है, किस तरह की चीज़ें हैं, कितनी मखलूक है, किस तरह के लोग हैं, उसमें नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। तो जब आप वापस आते हैं तो आपके साथ क्या आ जाता है? तो इसलिए आपको प्रोटेक्शन में साथ जाना है। यानी हमें ये बड़ा आजकल हो गया जी, मैं तो खुद घर में मेडिटेट कर लेती हूँ। बेशक आप कर लेती होंगी, मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखती, लेकिन फिर भी साथ होना चाहिए। क्योंकि उसमें हमारे साथ वो हमारे, जब हम लोग मेडिटेशन भी करते हैं तो हमारी पूरी दुनिया से जो हमारे मास्टर्स होते हैं वो साथ होते हैं। और वो सब जो है वो प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं साथ में। क्योंकि ताकि कोई चीज़ जो है गड़बड़ ना हो रही हो। गड़बड़ हुई आपके साथ? नहीं, अल्लाह का शुक्र, बिकॉज मैं तो अपनी टीचर के साथ ही करती हूँ ना, अकेली मैं नहीं कभी भी करती, क्योंकि बेहतर ही है। क्या आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, क्या जिंदगी में तब्दीली आती है? आपको इनर पीस मिल जाती है। आई कैन सी ऑन योर फेस, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, टेंशन ही कोई नहीं है, स्माइलिंग ऑल द टाइम। आजकल किसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, मुझे आप देखें, आप बताएं जरा। बस ये भी है कि भी चैनल स्माइल एनर्जी एज वेल। हम जब मेडिटेशन करते हैं तो सदफ कहती है कि आप स्माइल एनर्जी, स्माइल लेकर आएं और स्माइल एनर्जी को चैनल करें। मुस्कुराना वैसे भी सुन्नत है, किसी की तरफ देख के मुस्कुरा दें। ये वो चीजें जो हमने छोड़ के वेस्ट वालों ने अपना ली है। आप सुबह निकले, आपको गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय जरूर करते हैं। हम में किसी को सलाम करने का रवादार नहीं होता, हम जवाब नहीं देते ढंग से। बिल्कुल ऐसा है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो इर्द गिर्द नेगेटिविटी लेकर आती है। मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी में जो खूबसूरती है ना, वो ऐसे ऐसे मांद पड़नी शुरू हो जाती है। सुबह उठे, वॉक पे निकले, आसपास के लोगों को सलाम कर लें, वैसे ही दुख दर्द बटना शुरू हो जाता है। सुबह उठे, आप एक्चुअली सबसे पहले फजर की नमाज आप पढ़ो, आपका दिन इतना अच्छा गुजरेगा। ठीक है, उसके बाद आप उठो, वॉक करो, ग्रीनरी देखो। मैंने सुना है कि ग्रीनरी पे मतलब बेयर फुट चलने से ना आपके आई साइट बहुत अच्छी हो जाती है। तो बहुत अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं आपके। हमारा तो इस्लाम ऐसा रिलीजन है जिसने बहुत कुछ हमें दिया है, बस हम लोग दूर बहुत हो गए। तो इस्लाम जो है वो हमें क्या सिखाता है? हमें कहता है कि नीचे से करीब हो, हम लोग ग्राउंडेड रहें, रूट्स के करीब। हम अपनी ज़मीन से मोहब्बत करें, अपनी चीज़ों से। हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं, और यही हमारे, आप देखें हम रेस में लगे हैं। आप पूछें कि क्या करना है,
किसी को कुछ पता नहीं है, बस भागे जा रहे हैं। बस ये यहाँ से ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, वो करना है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों को पढ़ाना है, क्या करना है, मतलब एंड आपका क्या है? वी डोंट नो। बस थक के बैठ जाएंगे, मुझे लगता है, समझ नहीं बस आएगा क्या भागे जा रहे हैं। और दिस इज़ एक्चुअली जिससे हमें अल्लाह ने मना किया था कि हमने सोचा ही नहीं कि ये तो दुनिया बस फ़ानी है। असल तो दुनिया वो है जो हम लोगों ने इस दुनिया से जाने के बाद हमने फील महसूस करनी है, जो जिसका मज़ा चखना है। तो हम इस दुनिया में इतना फंस चुके हैं और एक रेस में लगे हैं कि हम लोग अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल और सही। ये हमारा रिलीजन नहीं तो था। आप मेडिटेट करती हैं, यू गो टू स्पा, आप स्पा जाती हैं, इस टाइम निकाल लेती हैं उसके लिए? बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज मैं भी करती हूँ। अच्छा। फिजिकल एक्सरसाइज मैं करती हूँ। मेरी एक और मेंटोर है, वो कायरो प्रैक्टिशनर है। मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ थी। अच्छा। कैसर खान साहब उनका नाम है। तो वुन्होंने मेरी जब एक तरह की कायरो में तो कहती हूँ पिटाई होती है, उन्होंने मेरी पिटाई की। तो उसके बाद से मेरे घुटने ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा था बीबी आज मैं आपके घुटने तो ठीक कर रहा हूँ, अब अगर ख़राब हुए तो तुम खुद जिम्मेदार होगी। और वो इसलिए कि आपको जो मैं एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ वो करने हैं, जो चीज़ें खाने बताया वो करना है, और जो और भी चीज़ें बताई हैं, जैसे मेरा तकिया उन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब मैं 2 तकिए रख के सोती हूँ। यही तो है कि आप इतना ज़्यादा अपनी गर्दन को कर देती हैं। एक्चुअली तो ये पीछे लूप है, सारा स्ट्रक्चर जो है ना, हाँ, इस चीज़ से तो सही होता है। तो अब मैं टावल रोल करके अपने सिर्फ यहाँ रखती हूँ, जो मुझे सिर्फ गर्दन को सपोर्ट करे। तो नींद आ जाती है फिर? बिल्कुल। और मैंने ज़्यादा रिलैक्स, आप सुबह उठोगे आपका बैक एक नहीं होगा, एक नहीं होता, बहुत सोच। हाँ, सही। मेरा पूरा पोस्चर ठीक हो गया है। ये देखिए, आपने देखा होगा कि घर में कंस्ट्रक्शन का भी काम करती हूँ, एक ईंट भी खराब होती है तो पूरी आपकी दीवार टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो बिल्कुल इसी तरह से ऐसे है कि जब हम इस तरह करके हर वक्त जो है वो मोबाइल देखते रहेंगे तो हमारा यहाँ पे ही वो ये जो है हमारा इस तरफ ही हो गया ना। आपने अपना पूरा फ्रेम इस तरफ डिविएट कर लिया, तो फिर ये तो खराब हो गया। अब इसको आपने वापस पुल करके सीधा करना है ना, तो वो एक काम है। जब वो अपनी जगह बना लेता है गलत जगहों पे, ये कायरो प्रैक्टिशनर का काम है कि वो उसको खींच के ठीक लेते हैं। नंबर ही मुझे देना है, हमको बुलाएंगे। आपकी बेटी भी आ रही है, जिस चीज़ से किसी को फायदा हो सकता है तो क्यों ना पहुंचे। बिल्कुल। कैसर खान साहब तो ही हैज़ अ मिरेकल, लेकिन उनकी एक बात है कि वो अगर पैसे चार्ज करते हैं तो कहते हैं कि इसमें से आपने नहीं भी करते तो आपने कुछ पैसा जो है वो अल्लाह नाम का देना है। हाँ, अल्लाह नाम का देना है। ये उनका सबसे बड़ा सक्सेस है। और मैंने ऐसे भी केसेस देखे कि जॉ एक आदमी का था जॉ लॉक, और उनके ऑपरेशन होने जा रहे थे, वो कुछ खा नहीं सकते थे, स्वेलो नहीं कर पाते। तो अगले दिन उनका ऑपरेशन था और हमें पता चला, हम लोग कहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में गए हुए थे रॉक क्लाइंबिंग के लिए। अच्छा, तो आप रॉक क्लाइंबिंग करती हैं? आस्ते आस्ते खुल के आ रही हूँ, 1.5 घंटा कम रहेगा मुझे लगता है सबीन के लिए। अच्छा तो अच्छा, गोडो गिटो में दर्द तो होगा फिर, काम करना छोड़ा नहीं। हाँ। तो उसमें हमें पता चला कि उनके मतलब बहनोई को ये प्रॉब्लम है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप वहाँ से भी उनको डिस्चार्ज करा लें हॉस्पिटल से टेम्पररी, तो फिर आप जो है उसको अगर मेरा उससे फ़ायदा ना हुआ तो आप सुबह उसका ऑपरेशन करा लीजिएगा। सुबह उनका ऑपरेशन था। अच्छा। हम उन्हें अगवा करके हॉस्पिटल से ले और उन्होंने वहाँ पे 3 घंटे लगा के उनका सेशन किया है। एंड यू वोंट बिलीव कि उनको फिर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। मतलब इस तरह की बेशुमार मेरे पास वो हैं जो मैंने अपनी आंखों से। छोटी सी बात की कि पिलो तकिया रख के हम सोते हैं ना, मैं तो बहुत सर उठा के सोती हूँ, मुझे लगता है नाक मेरा ब्लॉक हो जाएगा, मुझे ये प्रॉब्लम भी होती है। ये बेसिक लाइफ में चेंजेस अगर हम ले आए तो शायद ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए, हमारी सोच में तब्दीली ले आए छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, तो फिर काफ़ी जो है ना ज़िंदगी आसान हो जाएगी। नहीं, बहुत अच्छा। मैंने क्या देखा है, मेरा ज़्यादा जब वर्कलोड होता है तो खड़ा होके सारा काम होता है। जिम क्यों ज्वाइन की हुई है, उसमें मैं हर तरह की, मैं कार्डियो से लेकर मैं सारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सारा करती हूँ, उसमें मेरी बॉडी खुलती है। अब पिछले एक वीक में नहीं जा सकी जिम, मेरा वर्कलोड बहुत था। उसमें मैं जब सुबह सो के उठती थी मेरे कमरे में इतना दर्द होता था, और जब मैं जिम करती तो मैं बिल्कुल ना पेनलेस उठती थी। तो मेरे जिम से ना ऐसे जो क्रॉनिक पेन्स होते हैं ना आपके, ये आपकी एक्सरसाइजेस से, तो उस जगह को आपकी जो नर्व्स जो टेंशन में होती हैं उसको वहाँ से टेंशन रिलीज होती है उस वजह से, जब एक्सरसाइज करते हो तो वो आपके क्रॉनिक पेन्स ठीक होते हैं। आपको भी अगर पिलो का मसला है ना, आप जरूर इसके लिए कोई एक्सरसाइज शुरू करें तो आपके वो नर्व्स। आपका साइनस का प्रॉब्लम भी मेरे कायरो प्रैक्टिशनर के पास है। कैसे आपसे टाइम निकालें टाइम और आए।
ये क्या पता किसी का फायदा ही हो जाए, किसी का भला हो जाए, हमें पास नॉलेज ही नहीं है ना हमारे पास, इसलिए। अच्छा जी, तो ये सब चीज़ें हम बात इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके लिए कोई ना कोई मोटिवेशन ज़िंदगी में मौजूद हो। हम बहुत सी ख्वाहिशात को उम्र के साथ कैद कर देते हैं कि इस उम्र में ये नहीं करना, इस उम्र में ये नहीं करना। तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी हर लम्हा जीनी चाहिए। बिल्कुल जी, ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने हर चीज़ ना एज वाइज कर दी है डिफ़ाइन, ये बहुत गलत है। अब क्योंकि मैं पुराने स्कूल ऑफ थॉट की हूँ, मैं बाल सफ़ेद हो चुके हैं, तो मुझे अब कंप्यूटर या मोबाइल का यूज़ नहीं आता और मैं सीखना भी नहीं चाहूँगी। यही हमारी गलत अप्रोच है, क्योंकि मैं 50 साल की हो चुकी हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है। आपने इसलिए सीखना है कि आपने बच्चों को सिखाना है, आपने उनके बच्चों के जो मसाइल हैं उनको आपने लुक आफ्टर करना है। अगर आपको खुद समझ नहीं होगी तो आप कैसे बच्चों को, माँ बाप को तो वो यूज ही नहीं करना आता। जब वो फंसते हैं कहीं पे तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप नहीं बात करेंगे, नहीं खुद भी नहीं सीखेंगे, नहीं बहुत सी चीज़ें बच्चों को, अगर आप ये कह दें अगर बच्चों को कि भाई मुझे गलती होगी, मुझे ये नहीं आता, तो बच्चों का हौसला बढ़ जाता है। अच्छा, कमिंग बैक, मेरा ख्याल से जीनत बहुत ज़्यादा बोलती है, सबीन ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है ना। आज जीनत खामोश हो गई है, किसी को नहीं बोलने देती है। अच्छा, दूसरा सबीन रॉक क्लाइंबिंग का बता दें, बिकॉज वी लेफ्ट विद लाइक 5 मिनट्स ओनली। उस तरफ कैसे आई? वो तो बचपन में छतों पे चढ़ती थी, बिल्कुल बहुत। आप वो शक्ल से लग रही मुझे, यकीन ना करें कि हमने बकरों की रेस कराई थी। बकरों की रेस ये भी एक कारनामा है। ब्यूटीफुल मेमोरीज। एग्जैक्टली। देखो फिर हंसी आती है बाद में। अच्छा, रॉक क्लाइंबिंग की तरफ कैसे, फिर मैं जीनत की तरफ चलती हूँ। बस वो इसी तरीके से एडवेंचर मेरा, इससे पहले असल में एक स्टार्टअप था, ट्रैवलिस्तान ट्रैवल एंड टूर्स, जिसमें हम ट्रैवलिंग पे ट्रिप्स लेके जाते थे। सही। तो उसमें एक हमारे पास मेरे पास आईआईटी लाइसेंस था। अभी मैंने ख़त्म कर दिया, अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं होते कि आप टूरिज्म को कर सकें। तो फिर मैं रेमिडिएशन की भी तरफ आ गई थी, तो इट्स अ फुल टाइम जॉब। तो उसमें हमारे पास एक एडवेंचर क्लब भी था, जिसमें हम एडवेंचर का लाइसेंस होता है असल में, जैसे उम्रे का लाइसेंस होता है ऐसे एडवेंचर। तो एडवेंचर की जो हमारी टीम है वो रॉक क्लाइंबिंग कराती है, वो ये राफ्टिंग आपको चढ़ा दिया उन्होंने? नहीं, चढ़ाया क्या, हमने खुद किया। आपको तो उतारना मुश्किल हो तो पहाड़ों के ऊपर से, समीर खुला के वास्ते नीचे आ जाओ बस अब। लेकिन ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज आप इससे बहुत कुछ सीखते हैं। इससे आपका स्टैमिना, कोई एज लिमिट, कोई वेट लिमिट कुछ नहीं होती। अच्छा, और अगर है भी ना तो आपको नहीं परवाह करनी चाहिए। परवाह नहीं करनी आपको अपना, जहाँ पर आपको शौक, आपको एडवेंचर का शौक है, आपको हर किस्म का करना चाहिए। और मैं खुद करती हूँ, मुझे शौक है, मैं कोई नहीं, अच्छा दुनिया के So what are the future plans? तो एंजॉय करो। और क्या, आप ऐसे ना करें कि आप खुद चले जाएं, मैं आपको कोच के साथ करें। ये अगर आप छोटे बच्चे हैं तो चलो फिर भी कुछ चल जाता है, लेकिन वैसे बच्चों के लिए भी नहीं। हमारा मसला ये, पाकिस्तान में हर कोई हथेली पे हथेली पे जान लेके फिरता है ना। कुछ भी नहीं है, बस जीले देखा जाएगा। ये बात जरा सी गलत है, हमें सेफ गार्ड्स के साथ काम करना चाहिए। तो अभी भी जो अगर हमने रॉक क्लाइंबिंग की, मेरी चारों बेटियां भी रॉक क्लाइंबिंग करती हैं, तो वो इसीलिए की कि हमारे पास कोच थे और हमारे पास सेफ गार्ड्स होते हैं। ये नहीं कि मैं ऐसी चल पड़ूं, वहां से नीचे गिरी तो बस गई, ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं, वो फिर भी जब गई तो फिर गई, फिर वो कहा। अच्छा, बोलिए क्या प्लान है दोनों के फ्यूचर के, ये तो बताइए मुझे, जीनत बताएंगी। मैं इंशाल्लाह ताला जल्दी अपनी आउटलेट इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करने लगी। रेस्टोरेंट? हाँ जी, जबरदस्त, ठीक हो गया। अभी मैंने इसी को सेटअप अपना जरा एक्सटेंड उसको किया है, अपना ना टीम अपने नीचे रखी है। बस इंशाल्लाह ताला आउटलेट की तरफ आऊंगी F6 F7 में इंशाल्लाह जी। और आपका? मेरा तो भी सबसे पहले तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, और जो जिसमें आप लोग फौरन तौर पे जो घर बनवाना चाह रहे हैं, हाउस ओनर्स, प्लीज़ वो हमसे, ऑफिसेज वाले वो हमसे रब्ता करें, फौरी तौर से मुझसे रब्ता कर लें। और दूसरा ये कि ज़ाहिर है हम सर्विस है ना, एक्चुअली ये भी सर्विस है, और जो मैं एजुकेशन में करती हूँ वो भी सर्विस है। तो पैशन इज़ माई सर्विंग द पीपल। तो यही है कि मैं जो बच्चे हैं उनको, और जो उनके पेरेंट्स हैं उनके लिए मैं कैसा सॉफ्ट कुशन बनूं, जहाँ पर वो आके अपने आप को कंसोल भी कर सकें और वो अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करें और फिर आगे ग्रो भी करें। आप इतना प्यारा बोलते, 10 मिनट बोलेंगी, मैं घर के सारे हालात आपको बता दूंगी। आप मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं। देखो आई सी समवन जो कि मेरे दिल दर्द को समझ सके, कि उस्ताद के लिए बहुत जरूरी है, जिन लोगों से आप, यू आर ब्लेस्ड विद दिस काइंड ऑफ स्माइल ना।
तो बहुत शुक्रिया ज़ीनत तुम्हारे आने का, और इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। जरूर जरूर रेस्टोरेंट का लॉन्च करना हम लोग आएंगे जरूर। बिल्कुल, कुछ अच्छे अच्छे खाने भी यार, ये गलत जाती हो होगी, गया ना हाँ, वैसे, हाँ, देखो लाना ये चाहिए था कुछ। हर दफा करती हूँ, इस दफा नहीं किया, इतना रिलैक्स थी मैंने आज। मैंने कहा था सबीना की तो है, सबीना की मैं खाने को नहीं लेकर आऊंगा। कुकिंग करने में रिलैक्स। देखिए अभी से मेरी राइवलरी, हालांकि मैंने तो इनसे कुछ बताया भी नहीं था। बिल्कुल खाली हाथ आ रही थी, मुझे लगता है कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। ये नहीं दिन ढेर वो जो कुकिंग के लिए आना पड़ता है ना, बहुत सारे उसकी फॉर्मेलिटीज होती है ना, नहीं, तो और बड़े मैं मेंटली रिलैक्स थी। हाँ, और हम रिलैक्स लोगों को हम पसंद नहीं करते, हम टेंशन दे रहे होते हैं काम पे। नहीं, बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत पॉजिटिविटी मिली, और आप दोनों इतना अच्छा काम कर रही हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप ऐसे मुस्कुराहटें बखेरती रहें, आप ऐसे वजन लोगों के बढ़ाती रहें, है ना, अच्छे अच्छे खाने बनाती रहें। आज जो चीज़ मैंने सीखी और जिस चीज़ को मैं आगे लेके चली, जो सबीन ने भी इस बात को सेकंड किया, इस बात को एंडोर्स ज़ीनत ने भी किया, कि सब्र बर्दाश्त का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे माशरे में ऑलरेडी बहुत फसाद फैलाने वाले हैं, ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी है, तो जहाँ हो सके अगर आप अपनी ज़िंदगियों में सुकून चाहते हैं तो आप दूसरों की ज़िंदगियों में सुकून लाने का वसीला बने, इस वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। कल मिशी खान आपके लिए प्रोग्राम लेकर आएंगे, वो भी बहुत मज़ेदार सा होगा। रूटीन जैसी चलती रहेगी, आपने हम सबको दुआओं में याद रखना है। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।